क्लास 12 के सभी विद्यार्थियों का हमारे आज के इस क्लास में स्वागत है। आज हम लोग रसायन विज्ञान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर प्रारंभ करेंगे जो कि है रासायनिक बलगतिकी। यूपी बोर्ड के एनसीईआरटी के अनुसार अगर देखा जाए तो रासायनिक बलगतिकी जो होता है यह चौथे नंबर का चैप्टर होता है। पहले, दूसरे और तीसरे चैप्टर के अध्ययन के पश्चात आज हम लोग जो है चौथे चैप्टर का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यह देखेंगे कि इस चैप्टर से जो है यूपी बोर्ड के एग्जाम में कुल कितने नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पिछले जब से एनसीईआरटी पैटर्न लागू हुआ है, जैसे कि सन 2019 से एनसीईआरटी पैटर्न चल रहा है, तो सन 2019 और 20 के जो है पेपर का विश्लेषण करने के पश्चात हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि जो है इस अध्याय से टोटल जो है 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं और जो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है, मैक्सिमम जो चांसेस हैं प्रश्न पूछे जाने के, तो इसमें क्या होता है 1 नंबर का जो है पूछा जाता है आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव जो है अर्थात ऑप्शनल क्वेश्चन होता है। 4 ऑप्शन होता है जिसमें से जो है एक का जवाब आपको सेलेक्ट करना होता है। क्लियर? इसके पश्चात अब देखिए सीधे जो है 4 नंबर का जो है एक जो है लॉन्ग प्रश्न पूछा जाता है। 4 नंबर का जो है एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है और क्वेश्चन बहुत ही कठिन नहीं होता है। बस थोड़ा सा अगर आप जो है जागरूकता से कॉन्सेंट्रेट होकर के जो है इस चैप्टर को पढ़ लें तो बेहद छोटा चैप्टर है और इस चैप्टर के अध्ययन द्वारा जो है आप इजीली जो है 5 नंबर अर्जित कर सकते हैं और अपने मेरिट को जो है आगे बढ़ा सकते हैं। क्लियर? तो आइए जो है अब शुरू करें हम लोग चैप्टर को। पहला हेडिंग हमारा होगा इसमें रासायनिक बलगतिकी। सबसे पहले जो है हम लोग रासायनिक बलगतिकी को परिभाषित करने का प्रयास करेंगे। पहला हेडिंग होगा रासायनिक बलगतिकी। रासायनिक बलगतिकी अर्थात केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक। तो केमिकल काइनेटिक किसे कहते हैं, रासायनिक बलगतिकी किसे कहते हैं? तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि, रासायनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि, वेग और उनको प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन किया जाता है। प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन किया जाता है। 3 चीजों का अध्ययन किया जाता है। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी भी केमिकल रिएक्शंस की क्रियाविधि अर्थात मैकेनिज्म का और जो है उसके वेग का तथा अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले कारकों का, 3 चीज क्रियाविधि, वेग और प्रभावित करने वाले कारक का जो है जिसमें अध्ययन किया जाता है उसको हम लोग कहते हैं रासायनिक बलगतिकी। लिख सकते हैं आप लोग रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि, वेग तथा उसे प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन किया जाता है, रासायनिक बलगतिकी कहलाती है। क्लियर? स्पष्ट हुआ होगा। इसके पश्चात अब देखिए हम लोग रासायनिक बलगतिकी को समझने से अर्थात जो है रासायनिक बलगतिकी को जो है पढ़ने से पहले कुछ छोटे छोटे टर्म्स को जानेंगे, क्योंकि बलगतिकी को पढ़ते समय जो है कुछ टर्म्स का यूज किया जाता है। जब तक इनको आप जानेंगे नहीं बलगतिकी ठीक से समझ में नहीं आएगी। तो आइए देखते हैं उन महत्वपूर्ण जो है टर्म्स को। सबसे पहले जानेंगे हम लोग कि अभिकारक किसे कहते हैं। अभिकारक और उसके बाद से उत्पाद।
अभिकारक और उत्पाद, इसको कहते हैं रिएक्टेंट, रिएक्टेंट, और इसको कहते हैं प्रोडक्ट, प्रोडक्ट। अब तो आप समझ ही गए होंगे, जैसे केमिकल रिएक्शंस को जब हम लोग लिखते हैं तो इसमें बीच में हम लोग एक एरो बनाते हैं और जो है कुछ एलिमेंट्स और कंपाउंड्स को अर्थात कुछ तत्वों तथा यौगिकों को तीर के बाईं ओर लिखते हैं और कुछ यौगिकों तथा तत्वों को तीर के दाईं ओर लिखते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जिन तत्वों तथा यौगिकों को हम लोग तीर के लेफ्ट साइड में, इस साइड में लिखते हैं, उसको हम लोग कहते हैं अभिकारक, और जिन तत्वों तथा यौगिकों को तीर के राइट साइड में लिखते हैं उनको हम लोग कहते हैं उत्पाद। जैसे कि एक रिएक्शन के द्वारा हम लोग समझे, मान लीजिए H2 है और प्लस N2 है, दोनों अभिक्रिया करके बना रहे हैं NH3, H2 और N2 मिलकर के बना रहे हैं NH3। तो इसमें देखिए N2 और H2 ये क्या है, रिएक्टेंट है, अभिकारक है, और NH3 क्या है, यह उत्पाद है, क्योंकि ये जो है अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं और ये अभिक्रिया के पश्चात निर्मित हो रहे हैं। तो सिंपल में हम लोग ये समझेंगे कि तीर के लेफ्ट साइड में जो रहते हैं उनको अभिकारक या रिएक्टेंट कहते हैं, और तीर के जो है राइट साइड में जो होते हैं उनको उत्पाद या प्रोडक्ट कहते हैं। या इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि ऐसे तत्व तथा यौगिक जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, इधर जो भाग लेते हैं उनको हम अभिकारक या रिएक्टेंट कहते हैं, और जो निर्मित होते हैं, जिनका निर्माण होता है, उनको हम उत्पाद या प्रोडक्ट कहते हैं। क्लियर? तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को समझने के पश्चात आइए अगले टर्न पे हम लोग चलें। इसके बाद हम लोग देखेंगे वेग के आधार पर जो है, रेट के आधार पर जो रासायनिक अभिक्रियाओं को कितने भाग में बांटा गया है। तो रेट के आधार पर, यानी कि अभिक्रिया में लगने वाले समय के आधार पर, अभिक्रिया को पूर्ण होने में कितना समय लग रहा है, इस आधार पर जो है अभिक्रियाओं को जो है हम लोग 3 भाग में बांटे हैं। पहला भाग हो जाता है अति तीव्र अभिक्रियाएं, अति तीव्र अभिक्रियाएं, अति तीव्र अभिक्रियाएं, अति तीव्र अभिक्रियाएं, अंग्रेजी में कहते हैं वेरी फास्ट रिएक्शंस, वेरी फास्ट रिएक्शन, वेरी फास्ट रिएक्शन। अब देखिए, तो ऐसी अभिक्रियाएं वेरी फास्ट रिएक्शन में जो है उन अभिक्रियाओं को रखा जाता है जिनको होने में जो है बहुत ही कम समय लगता है, जो क्षण मात्र में ही संपन्न हो जाती हैं। यानी कि ऐसी अभिक्रियाएं जिनको संपन्न होने में बहुत ही कम समय लगता है, उनको हम कहते हैं अति तीव्र अभिक्रियाएं। इन अभिक्रियाओं को होने में जो है मात्र 10⁻³ सेकेंड का ही समय लगता है, 10⁻³ सेकेंड, अर्थात जो है ये अभिक्रियाएं सेकेंड के 1000वें भाग में ही संपन्न हो जाती हैं। 1 सेकेंड के 1000वें भाग का जो समय है, मात्र उतने ही समय में जो है ये रिएक्शंस क्या हो जाते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं। क्लियर? और इतनी तीव्र गति से होने के कारण ही जो है इनके वेग का निर्धारण संभव नहीं हो पाता है। यही कारण है कि केमिकल काइनेटिक में जो है हम लोग वेरी फास्ट रिएक्शन का स्टडी नहीं करते हैं। इस चैप्टर में जो है हम लोग अति तीव्र अभिक्रियाओं के वेग का निर्धारण नहीं करेंगे, फिर भी कुछ उदाहरण देख ले रहे हैं इस प्रकार की अभिक्रियाओं का। जैसे मान लीजिए आयनिक अभिक्रियाएं होती हैं, NaOH हो गया प्लस HCl हो गया, निर्माण हुआ है आपका
NaCl प्लस H2O का। तो यह जो है एक उदाहरण है वेरी फास्ट रिएक्शंस का, अति तीव्र अभिक्रिया का एक उदाहरण है। आइए कि एक उदाहरण और देखते हैं। AgNO3 प्लस KCl बनेगा आपका KNO3 प्लस AgCl, KNO3 प्लस AgCl। तो यह भी जो है उदाहरण है एक फास्ट रिएक्शन का। तो ये दोनों जो है फास्ट रिएक्शन, वेरी फास्ट रिएक्शन के उदाहरण हैं। क्लियर? फास्ट रिएक्शन भी कर सकते हैं और वेरी फास्ट रिएक्शंस भी कर सकते हैं। अब देखिए अति तीव्र अभिक्रियाओं के पश्चात जो है जो दूसरी अभिक्रिया हम लोग पढ़ेंगे वह है अतिमंद अभिक्रियाएं। अति तीव्र के बाद हम लोग देखेंगे अतिमंद अभिक्रियाओं को। दूसरे नंबर पर अतिमंद अभिक्रियाएं, अतिमंद अभिक्रियाएं, वेरी स्लो रिएक्शंस, वेरी स्लो रिएक्शन, वेरी स्लो रिएक्शन। और वेरी स्लो नाम में ही स्पष्ट है। ऐसी अभिक्रियाएं जो बहुत ही स्लो गति से होती हैं, जिनके संपन्न होने के जो स्पीड होता है बहुत ही स्लो होता है, उनको हम लोग कहते हैं अतिमंद अभिक्रियाएं। इनको कंप्लीट होने में कुछ महीनों तक का समय लग सकता है या कुछ वर्षों तक का समय लग सकता है। कभी कभी तो जब वर्षों तक जो है इसमें कोई दर्शनीय परिवर्तन देखने को ही नहीं मिलता है। क्लियर? और इसका उदाहरण जो हो जाएगा, जो पॉपुलर उदाहरण है आपके आसपास से जो है लिया जा रहा है, लोहे में जंग का लगना। अतिमंद अभिक्रिया का जो है पहला उदाहरण है लोहे में जंग का लगना। तो लोहे में जंग का लगना जो है कौन सा उदाहरण है? अतिमंद अभिक्रिया का उदाहरण है। जैसे आप लोग लोहे का कोई सामान खरीद करके लाते हैं तो ऐसा नहीं ना कि आप सुबह खरीद करके लाए और शाम तक उसमें जंग लग गया, ऐसा नहीं ना होता है। या ऐसा भी नहीं होता है कि आज खरीद करके लाए और कल उसमें जंग लग गया, ऐसा नहीं होता है। लोहे का सामान जब आप खरीद करके लाते हैं तो कुछ महीने पश्चात या कुछ वर्षों के पश्चात उसमें जंग लगता है। अर्थात लोहे में जंग का लगना जो है एक अतिमंद अभिक्रिया का उदाहरण है। आइए दूसरा उदाहरण अतिमंद अभिक्रिया का लेते हैं। यदि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को एक साथ रख दिया जाए बिना किसी उत्प्रेरक के, किसी उत्प्रेरक का उपयोग न किया जाए और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को आपस में मिला करके रख दिया जाए, तो इससे जो है H2O बनने में जो है वर्षों तक का समय लग जाता है। तो उत्प्रेरक के अभाव में, अर्थात कह सकते हैं कि उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के संयोग द्वारा H2O के बनने की जो प्रक्रिया है यह भी एक अतिमंद अभिक्रिया का उदाहरण है। क्लियर? तो अति तीव्र और अतिमंद अभिक्रियाओं को समझने के पश्चात आइए हम जो है तीसरी अभिक्रिया को देखते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं मंद अभिक्रियाएं। तो आइए तीसरा हेडिंग हम लोग का होगा इस क्रम में मंद अभिक्रियाएं, मंद अभिक्रियाएं। तो ऐसी अभिक्रियाएं जो ना तो बहुत फास्ट होती हैं और ना ही बहुत स्लो होती हैं। ऐसी अभिक्रियाएं जो ना तो बहुत फास्ट हो और ना ही बहुत स्लो हो, इस प्रकार की अभिक्रियाओं को हम लोग कहते हैं मंद अभिक्रियाएं अर्थात स्लो रिएक्शंस। अब ध्यान दीजिएगा, यह जो चैप्टर है केमिकल काइनेटिक, इस चैप्टर का जो संबंध है सिर्फ और सिर्फ मंद अभिक्रियाओं से ही है।
इस चैप्टर में जो है सिर्फ और सिर्फ हम लोग मंद अभिक्रियाओं के ही वेग का निर्धारण करेंगे, क्योंकि जो है अति तीव्र अभिक्रियाओं के वेग का निर्धारण नहीं हो पाता है और अति मंद अभिक्रियाओं के भी वेग का निर्धारण नहीं हो पाता है। सिर्फ जो है मंद अभिक्रियाओं के वेग का निर्धारण हो पाता है। और केमिकल काइनेटिक में हम लोग को करना क्या है, वेग का ही निर्धारण करना है। तो इन तीनों प्रकार की अभिक्रियाओं में जो है इस अध्याय में हम लोग केवल जो है इस जो है मंद अभिक्रिया का ही अध्ययन करेंगे। तो मंद अभिक्रिया किसे कहेंगे, ऐसी अभिक्रिया जो न तो बहुत तीव्र गति से हो और न ही बहुत धीमी गति से हो, एक एवरेज गति से जो अभिक्रिया होती है उसको हम लोग कहते हैं मंद अभिक्रियाएं। उदाहरण के तौर पे इसमें जो हम ले सकते हैं जितने प्रकार की जो मॉलिक्यूलर अभिक्रियाएं होती हैं, यानी कि आणविक अभिक्रियाएं होती हैं, वो जो है मंद अभिक्रियाओं के उदाहरण के अंतर्गत आती हैं। तो सभी प्रकार की आणविक अभिक्रियाओं को जो है हम लोग मंद अभिक्रियाओं के अंतर्गत रखते हैं। उदाहरण हम लोग ले सकते हैं जैसे H2 प्लस N2 के संयोग द्वारा जो है NH3 का निर्माण। तो H2 और N2 मिल करके जो NH3 बना रहे हैं, यह क्या है, स्लो रिएक्शन है। इसमें होता क्या है, आखिर ये रिएक्शन में स्लो क्यों होता है, ध्यान दीजिएगा। H2 में जो है हाइड्रोजन के साथ, यानी कि H2 में जो है हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के मध्य जो है सहसंयोजी बंध बना हुआ है। ये दोनों के बीच जो है एक संबंध बना हुआ है। संबंध कैसे बना है, दोनों जो है एक एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी किए हुए हैं। इसके बाद जो है प्लस इधर क्या है, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के मध्य भी जो है सहसंयोजी बंध बना हुआ है। कितना सहसंयोजी बंध बना हुआ है, 3 सहसंयोजी बंध बना हुआ है। और इसके बाद जो है निर्मित क्या होना है, निर्मित होना है NH3, यानी कि इसमें टोटल परिवर्तन क्या होना है, इन दोनों बंध का जो है टूटना है। ये दोनों बंध जो है टूटना है, ये भी बंध टूटेगा और ये नाइट्रोजन के मध्य भी बंध टूटेगा। और इधर जो है नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन के मध्य बंध निर्मित होगा, यानी इधर बंध का टूटना है, इधर बंध को टूटना है और इधर बंध को निर्मित होना है। तो बंध को टूटने और निर्मित होने में जो है थोड़ा सा समय लगता है, इसलिए ये अभिक्रियाएं जो होती हैं मंद गति से होती हैं। जबकि इसके विपरीत जो आयनिक अभिक्रियाएं होती हैं, तो आयनिक अभिक्रिया जैसे कि NaCl है, तो NaCl में जो किसी प्रकार का बंध नहीं बना हुआ है, बस ये आवेश के कारण जो है एक दूसरे के पास ये जो है जुड़े हुए हैं, ये इजिली जो है चले जाते हैं निकल करके कहीं। जबकि जो सहसंयोजी बंध जब बना होता है तो इसको टूटने में और फिर दूसरे सहसंयोजी बंध के निर्मित होने में थोड़ा सा समय लग जाता है। यही कारण है कि जो आणविक अभिक्रियाएं होती हैं, ये जो है कौन सी अभिक्रिया होती हैं, स्लो अभिक्रियाएं होती हैं, मंद अभिक्रियाएं होती हैं, मंद अभिक्रिया। क्लियर। और इसके वेग का निर्धारण हम लोग कर सकते हैं। पूरे चैप्टर में हम लोग जो है इसी प्रकार की अभिक्रियाओं के वेग का निर्धारण करेंगे।